हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमरज्योति प्राइम पे। जितने भी लोग हैं एक बार यहाँ पे ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे सभी। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप में से कोई भी एक जन जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ग्रुप पे क्लास स्टार्ट हो गई है। आप में से कोई भी एक जन जाके ग्रुप पे मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, जिससे बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। चलो, वॉइस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। चलो, आप में से कोई एक जाके मैसेज कर दो, मैं यहाँ पे फिर आपका क्लास को स्टार्ट करूँ। है ना, ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना ना। मैं मैसेज नहीं करूंगा व्हाट्सएप पे, आप लोग मैसेज कर दिया करो। ठीक है, ये आपका डेली का हैबिट रहेगा सभी का। है ना, ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे क्लास स्टार्ट हो जाए आप लोग ज्वाइन करके देख लो और फिर उसके बाद मैसेज कर दो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा विंडो स्विच करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। है ना, आप लोग सभी लोग आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो हम लोग क्लास को भी स्टार्ट करें। ठीक है, एक चीज हम लोग तो डिस्कस कर चुके हैं, रेजिस्टेंस के बारे में देख लिया, इंडक्टर के बारे में देख लिया और कैपेसिटेंस के बारे में देख लिया। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूं कि जब हम एल और सी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर आरएलसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पे रिएक्टिव पावर के बारे में बात नहीं कर सकते क्या? मतलब कहने का मतलब क्या, ट्रांसमिशन लाइन का आपने आरएलसी देख लिया, ट्रांसमिशन लाइन में ऐसे रेजिस्टेंस है, वो तो आपका भाई रिएक्टिव पावर से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। उसका जो भी लेना देना है वो आपका एक्टिव पावर के साथ है। लेकिन एल और सी का तो रिएक्टिव पावर से अपना कनेक्शन बनता है। और कैसे बनता है? इंडक्टर क्या करता है? रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, सप्लाई करता है? क्या बोलोगे? इंडक्टर आपका रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है या सप्लाई करता है? वो तो कंज्यूम करने वाला है। लेकिन कैपेसिटर आपका रिएक्टिव पावर सप्लाई करने वाला है। तो हम थोड़ा देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें थ्री फेज सिस्टम पे हमारा कितना रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब होने वाला है। जो हमारा इंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन का, वो कितना रिएक्टिव पावर खा जाएगा, कितना कंज्यूम कर लेगा। और हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन में जो कैपेसिटेंस है, जो फ्रेम हुआ है, जो ऑटोमेटिकली मॉडल हो गया है, वो कितना रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा। तो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर सप्लाइड एंड एब्जॉर्ब्ड। आप लोग हेडिंग डाल लो यहाँ पे, ज्यादा अच्छा लगेगा, सही सही लगेगा। क्या बोला मैंने? कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर सप्लाइड रिएक्टिव पावर सप्लाइड एंड एब्जॉर्ब बाय ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ओके। जैसे अगर हम बात करें, ये तो एक कॉमन सेंस की बात हो गई कि एब्जॉर्ब कौन करता है? आपका इंडक्टर। एब्जॉर्ब कौन करता है? आपका इंडक्टर करता है। हाँ, इंडक्टर की वैल्यू अगर पूछूं आपसे, एल पर फेज कितना हमने निकाला था? एल पर फेज की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? हमने निकाली थी यहाँ पे 2 × 10⁻⁷ एल एन ब्रैकेट में जीएमडी अपॉन सेल्फ जीएमडी या फिर जीएमडी अपॉन जीएमआर। जीएमडी अपॉन जीएमआर। ये यहां से हमने क्या निकाला था? आपका एल पर फेज निकाला, इसको बोलते हैं हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एल पर फेज तो निकाल लिया था, और इंडक्टर ही है जो आपका क्या करता है यहाँ पे,
इंडक्टर ही है जो कि आपका एब्जॉर्ब करता है ना। एब्जॉर्ब कौन करता है? आपका इंडक्टर करता है। कितना रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा ये आपको निकालना है। तो आप कैसे करोगे? आपने एल पर फेस निकाल लिया, इस फॉर्मूले से आप एल पर फेस निकाल लोगे, ठीक है सर। जब आपने एल पर फेस निकाले तो क्या आप लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। हम इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल निकालेंगे। कैसे निकाल लेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल की वैल्यू, हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? एक्सएल की इक्वल टू हो जाए कितना आपके पास? एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, यही होता है ना, 2 पाई एफ। और यहाँ पे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल पर फेस जो आप यहां से निकालोगे, तो ये आपका एक्सएल की वैल्यू कितना? 2 पाई एफ एल, ठीक है, ये हो गया। अब रिएक्टिव पावर कितना सप्लाई होगा? आई स्क्वायर इंटू एक्सएल। क्या बोला मैंने? रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब, मतलब क्यू एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा आपके पास? वो भी 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है। अब ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसमिशन सिंगल लाइन तो होगी नहीं, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 फेज 4 वायर में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्यू एब्जॉर्ब पूछे कितना हमारा रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब हुआ, तो क्या बोलोगे आप? यहाँ पे देता हूँ 3 फेज ले देता हूँ आपको कॉमन सेंस के लिए। क्यू एब्जॉर्ब 3 फेज, ये आपको हो जाएगा कितना? 3 आई स्क्वायर एक्सएल, हाँ या ना। तो अगर यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू पुट कर तो कितना हो जाएगा पास? यहाँ पे 3, आई की वैल्यू कितनी है वो तो आपका निकालना पड़ेगा, जो भी आपको ट्रांसमिशन लाइन का डेटा दिया रहेगा उससे आप आई की वैल्यू निकाल लोगे। तो 3 आई स्क्वायर, और एक्सएल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 पाई एफ एल पर फेस। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे Q3 फेज एब्जॉर्ब, ठीक है। ये आपका हो गया क्या कि कितना रिएक्टिव पावर आपके सामने यहाँ पे एब्जॉर्ब हो। अब बात आती है कि हमारा रिएक्टिव पावर सप्लाई कौन करेगा। अब बात आती है रिएक्टिव पावर सप्लाई कौन करे, तो कौन करता है बताओ जरा? रिएक्टिव पावर सप्लाई कौन करता है? वो आपका करता है कैपेसिटर। एक मिनट रुकिएगा, पवन क्लास में नहीं है क्या? पवन क्लास में, पवन क्लास में नहीं है, ओके। सब कुछ क्लियर है ना? सब कुछ क्लियर है, बहुत अच्छी बात। किसी एक स्टूडेंट को क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही थी, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि हमारा सप्लाई कौन करेगा। सप्लाई करता है कैपेसिटर। सप्लाई कौन करेगा यहाँ पे? कैपेसिटर। अगर आप लोग को किसी को भी क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत जाए करे तो आप मुझे पर्सनल मैसेज मत किया करो। आप क्या किया करो, ग्रुप जो बनाया मैंने उस पर सब मैसेज कर दिया करो, है ना। उससे क्या होगा कि मैं आप लोग के जो, मैं अपने पर्सनल मैसेज नहीं देखता हूँ क्लास के टाइम पे, मैं आपके ग्रुप के मैसेज जरूर देख लेता हूँ, पर्सनल मैसेज नहीं देखता हूँ ना। तो आप लोग ग्रुप पे मैसेज कर दिया करो कि सर थोड़ा दिक्कत जा रही है, हमारा ऐप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जो भी दिक्कत है, एक्स वाई जेड जो भी दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, आपका अगर जो सप्लाई करता है रिएक्टिव पावर का करेगा, कैपेसिटर करेगा। हमने सी पर फेज की वैल्यू निकालना सीख लिया। हमने सी पर फेज की वैल्यू निकालना सीख लिया। क्या होता है फॉर्मूला बताओ जरा? सी पर फेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एल एन जीएमडी अपॉन जीएमआर। एल एन जीएमडी अपॉन जीएमआर। मैं एक बार फिर से बोलूंगा यार, यहाँ पे जीएमआर में एक गलती बिल्कुल मत करना। कैपेसिटेंस कैलकुलेशन में यहाँ पे मैं जो जीएमआर लिख रहा हूं, यहाँ पे आप एक गलती बिल्कुल मत करना है। क्या? 0.7788 लिखने वाली, वो सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे जीएमआर की वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्ट आर होगी, 0.7788 नहीं लिखना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। बहुत जगह फॉर्मूले में क्या लिखते हैं बुक में, बुक में बहुत जगह फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पे आर लिखते हैं, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। लेकिन मैं आपके फॉर्मूले को थोड़ा सिंपल बनाना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे जीएमआर लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका सी पर फेज की वैल्यू होगी। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि मेरा एक्स सी पर फेज कितना होगा, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा, तो क्या बोलोगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा तो क्या बोलोगे? मेरा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो होगा आपका एक्सी पर फेज
फिर एक्सी बोल देता हूँ मैं आपके पास यहाँ पे। एक्सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/ओमेगा सी, मतलब 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ इंटू सी पर फेस, जो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्जिंग करंट, एक यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं मैं, आईसी। आईसी कितना होगा, चार्जिंग करंट कितना होगा, तो क्या बोलोगे वी पर फेज, मतलब फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्सी। तो यहां से आपका चार्जिंग करंट कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, वी पर फेज इंटू 2 पाई एफ सी पर फेज, ये इतना आपका चार्जिंग करंट होगा। और आप यहां से अगर देखो तो आपका जो चार्जिंग करंट है वो प्रपोर्शनल आ रहा है किसके किसके, V के, F के एंड C के। तो आप लिख सकते हो जो आपका चार्जिंग करंट होगा वो VFC के प्रपोर्शनल होता है। ये मैं अभी बीच में क्यों छोटा सा ये बॉक्स बना दिया, क्योंकि ये आगे चल के, आगे क्या अभी 10 मिनट से यूज होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया भाई कि चार्जिंग करंट कहां से मेरा IC प्रोपोर्शनल टू VFC आ रहा है। चलो ये आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल लिया, ठीक है, जिसकी वैल्यू इतनी होती है 1/2 पाई एफ सी हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे, कि आपका यहाँ पे, अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपका यहाँ पे क्यू सप्लाइड कितना हो, तो क्या बोलोगे, क्यू सप्लाइड कितना हो। क्यू सप्लाइड का जो फॉर्मूला होता है वो आप बताओगे कैसे, आपका कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई हुआ है वो बताओगे आप किस कैसे, वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर कैसे बताते हैं, कैपेसिटर वी स्क्वायर अपॉन एक्स बताते हैं। तो क्या हो जाएगा ये वी पर फेज स्क्वायर, अगर मैं आपके 3 फेज बताऊं कि पर फेज बताऊं, 3 फेज बताऊं, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ये 3 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सी। तो अगर वैल्यू पुट कर दो कितना हो जाएगा, अगर मैं इतना वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे, मैं अपने आप को पहले थोड़ा साइड में कर लूं जिससे आप लोग का डिस्टरबेंस ना हो। तो मेरे पास यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर आ जाएगी, ये पता जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। जिस तरह मैंने आपको बताया ना यहाँ पे 2 फॉर्मूले ड्राइव करना, कुछ नहीं है फॉर्मूले में ड्राइव करना। देखो आपको सबसे पहले मैंने जीएमटी और जीएमआर निकालने में महारत हासिल करा दिया, फिर मैंने बताया कि जीएमटी जीएमआर निकालते मतलब आपसे एल पर फेज और सी पर फेज निकालते बनता है, बस इतना आपको और करना है, तो कुछ रह ही नहीं गया, सब कुछ तो बनता है आपसे। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो जाएगा पास से 3v² इंटू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा कितना यहाँ पे 2 पाई एफ सी पर फेज। ये आपके पास आया क्या, क्यू सप्लाइड। हमारा रिएक्टिव पावर कितना सप्लाई किया जाएगा, कितना हमको सप्लाई देखने को मिलेगा कहाँ पे, आपके ट्रांसमिशन। तो हमारा ट्रांसमिशन लाइन कितना रिएक्टिव पावर डिलीवर कर देगा, ठीक है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इतना समझ गए मतलब बहुत समझ गए। नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो, हमको आगे बढ़ना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ये समझ लीजिए कि अगले 10 मिनट 15 मिनट में मैं जो चीज आपको बताऊंगा वो आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और उससे भरपूर क्वेश्चन आते हैं, भरपूर क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने क्वेश्चन आपके बनने वाले उससे, जो मैं आपको अभी 2 मिनट से या 5 मिनट से टेबल बताने वाला हूं। इतना पहले आप नोट कर लो। आप लोग यहाँ पे फिर हेडिंग पुट करना, वेरिएशन इन आरएलसी, हमारे आरएलसी में कैसे कैसे वेरिएशन होंगे डिजाइन स्टेज में, मतलब आपका अभी ट्रांसमिशन लाइन बना नहीं है, बनने वाला है। मैं भी मतलब पेन कॉपी में कैलकुलेशन कर रहा हूं कि भाई यहाँ जबलपुर से लेके भोपाल तक मुझे ट्रांसमिशन लाइन ड्रॉ करनी है, बनानी है ना, टावर वगैरह लगाने हैं, मतलब ये डिजाइन स्टेज कहलाता है ना। उस टाइम पे मैं पैरामीटर चेंज करूंगा, तो क्या क्या चीजें कैसे चेंज होगी वो मुझे देखना है, ठीक है। फिर मैं उसको बना के रख दूंगा, मतलब अब जबलपुर से भोपाल तक की ट्रांसमिशन लाइन बन चुकी है,
अब मैं उसके पैरामीटर चेंज करूंगा तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, वेरिएशन इन RLC। आप लोग हेडिंग पुट कर लो यहाँ पे, आप लोग हेडिंग पुट कर लो यहाँ पे, एक छोटा सा हम टेबल देखेंगे, वेरिएशन इन R, L, C। ठीक है, ओके। आप यहाँ पे कुछ सेक्शन में डिवाइड करते, पहले तो आप मैं आपके पास पैरामीटर, आप लोग लिखना है पे पैरामीटर्स। ठीक है, इसके बाद यहां पे लिखना, आप ब्रैकेट में लिख लेना है यहां पे थोड़ा सा, यहां पे लिखना ब्रैकेट में एट डिजाइन स्टेज। किस स्टेज की बात कर रहे हैं, डिजाइन स्टेज की, एट डिजाइन स्टेज। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा पैरामीटर, पैरामीटर के बाद हम यहां पे लिखेंगे क्या, रेजिस्टेंस मतलब R, फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहां पे L, ये L हो गया। L के बाद हम लिखेंगे यहां पे C, ठीक है। C के बाद हम लिखेंगे यहां पे आपका एक्सेल में क्या चेंज होगा, ठीक है। और हम और देखेंगे यहां पे कि हमारे XC में क्या चेंज होगा, हमारे XC में क्या चेंज होगा, और हमारे पास यहां पे IC में क्या चेंज, IC मतलब चार्जिंग करंट। वो आपको पता है चार्जिंग करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है चार्जिंग करंट, बताओ जरा। IC VFC के प्रोपोर्शनल होता है। आईसी कहीं ना कहीं सी के प्रोपोर्शनल तो होता ही, समझ में आ गया। जो सी में चेंजेस हो गए वही आपके आईसी में चेंजेस हो गए। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पे लेंथ। अगर मान लो ट्रांसमिशन लाइन की मैं लेंथ बढ़ाता हूं, क्या बढ़ाता हूं यहां पे मैं, सबसे पहले बढ़ा रहा हूं यहां पे मैं लेंथ। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ बढ़ाता हूं तो आप सभी लोग मुझे बताओ, आप सभी लोग मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा सोचना नहीं, क्या बोलोगे, हाँ भाई ये तो हमारा इंक्रीज होने वाला है, हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। एल की बात करते हैं ना, इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर में क्या होता है फॉर्मूला, इंडक्टर का फॉर्मूला होता है एल पर फेस 2 इंटू 10⁻⁷ एल एन जीएमडी अपॉन जीएमआर। जब जीएमडी मतलब देखो, जब लेंथ बढ़ाओगे दो कंडक्टर के बीच का या दो टावर के बीच का, तो जीएमडी बढ़ने वाला है, या फिर जब जीएमडी बढ़ेगा तो आपका यहाँ पे एल पर फेस भी बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि लेंथ बढ़ने से, है ना, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ बढ़ाने से कहीं ना कहीं मेरा इंडक्टर भी इंक्रीज होगा। अब देखो, इंडक्टर का इंक्रीज होना, इंडक्टर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, 2πfl। मतलब अगर इंडक्टर इंक्रीज हुआ है तो कॉमन सेंस की बात है अंकित सर कि एक्सएल भी मेरा इंक्रीज होगा, हाँ या ना। हाँ, ठीक है, ओके। जब हम लेंथ बढ़ाएंगे, जब हम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ बढ़ा रहे हैं तो हमारा कैपेसिटेंस भी क्या होगा यहाँ पे, वो इंक्रीज होगा। और जब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो एक्सी है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2πfc। तो जब आपका सी इंक्रीज हो रहा तो एक्सी आपका क्या होगा यहाँ पे, तब। अब क्योंकि यहाँ पे सी इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से आपका ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सॉरी, अगर आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा तो आपका आईसी भी यहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। सबको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ सभी लोग फटाक से। ठीक है, ओके, ठीक है।
तो ये मैंने आप बताया कि लेंथ को चेंज करने से आर एल सी एक्सएल एक्सी आईसी इन सब में क्या चेंज होंगे। अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं कंडक्टर का रेडियस बढ़ा दूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं कंडक्टर का रेडियस बढ़ा दूं, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दूं, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना चाह रहा हूं, मतलब एक तरह से मैं जीएमआर बढ़ाना चाह रहा हूं। आपके कॉमन सेंस के लिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे आपका एक तरीके से जीएमआर बढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने कि अगर मैं यहाँ पे क्या बढ़ाना चाह रहा हूं, रेडियस ऑफ कंडक्टर, अगर मैं रेडियस ऑफ कंडक्टर बढ़ाऊंगा तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा जीएमआर इंक्रीज हो रहा है। और जब जीएमआर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। जब रजिस्ट मतलब रेडियस आपने बढ़ाया तो एरिया आपका बढ़ा, जब एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस आपका हुआ कम, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो तो होने वाला है कम। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू कुछ भी हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि जब मेरा जीएमआर बढ़ा है, जब मेरा जीएमआर बढ़ा है तो एल में क्या चेंजेस होंगे, एल में क्या चेंजेस होंगे। तो एल का फॉर्मूला आपका ये होता है, जब आपका जीएमआर बढ़ा है, जब आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो न्यूमरेटर क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब जब जीएमआर आप बढ़ाओगे, जीएमआर को आप इंक्रीज करोगे तो एल पर फेस क्या होगा आपका, वो आपका रिड्यूस होगा। समझ में आई बात। तो अगर आप जीएमआर को बढ़ाते हो, यहाँ पे तो मैं लेंथ को हमने यहाँ पे क्या किया था, इंक्रीज किया था ना। अगर हम यहाँ पे लेंथ को बढ़ाते हैं तो ये सारी चीजें होंगी। अगर हम जीएमआर को मतलब रेडियस को बढ़ाते हैं तो ये चीजें होंगी। क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ आपका यहाँ पे इंडक्टर भी डिक्रीज हो रहा है। जब इंडक्टर डिक्रीज हो रहा है तो आपका एक्स एल तो तुरंत बोल देगा कि भाई मैं तो एल पे डिपेंडेंट हूं, एक्सएल की वैल्यू होती है 2 पाई एफ एल। तो जब एल कम हो रहा तो एक्सएल भी आपका यहाँ पे कम होगा। ठीक है, ओके। जब आप बात करते हैं कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में अगर हम देखें तो यहाँ पे जीएमआर है। जब जीएमआर आपका इंक्रीज हो, समझना बहुत अच्छी बात है, जब जीएमआर आपका इंक्रीज हुआ तो ये जो डिनोमिनेटर ये वाला टर्म है, ये वाला पूरा टर्म ये आपका डिक्रीज होगा, हाँ या ना। ये जब ये डिक्रीज हुआ, जब ये पूरा डिक्रीज हुआ, नेट की दिक्कत हो गई यार, क्या बताएं नेट को। 1 मिनट रुकिएगा, आप लोग का नेट चल रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे ब्रॉडबैंड अलर्ट दे रहा है मुझे, डेटा एंड, बताओ ब्रॉडबैंड का डेटा एंड हो गया है क्या। क्लास सही चल रहा है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। ये कनेक्शन इज अनस्टेबल लिख के आ गया ना, शायद से बार बार तो लिख के आ रहा है मेरे पास यहाँ पे यार। रुक जाओ रुक जाओ, सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ सर, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। पहले ही बताया दिक्कत होगी, पहले ही बता दिया था मैंने बफरिंग होगा। रुक जाओ भाई रुक जाओ। अभी अभी ठीक हुआ, अभी ठीक है, बताओ जरा, अभी ठीक है, बोलो बोलो। बल्ले बल्ले हो जाती बहुत जल्दी यार, बहुत जल्दी बल्ले बल्ले हो जाता है आपको। हाँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ,
ब्रॉडबैंड से कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके मोबाइल से चला रहा हूँ, मोबाइल से कनेक्ट कर लिया मैंने, ब्रॉडबैंड का कुछ भरोसा ही नहीं है, वो सही हो जाएगा। मोबाइल से चल रहा तो बोलता थोड़ा ब्लर रहे, बट वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं तो कुछ मंत्र पढ़ता हूँ, डुम 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 स्वाहा, डुम 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 स्वाहा, सब सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो मैंने क्या बोला, हम लोग कहां पे थे, हम लोग कैपेसिटेंस में थे। अगर हमारा जी एम आर इंक्रीज हुआ, जी एम अगर हमारा जी एम आर इंक्रीज हुआ, मतलब इसका क्या हुआ, जी एम आर का इंक्रीज होना मतलब क्या है कि आपका ये जो डिनोमिनेटर है, आपका यहाँ पे जो ये डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, इंक्रीज हुआ। मतलब आपका जीएमआर इंक्रीज हुआ, जीएमआर इंक्रीज से ये वाली वैल्यू आपकी क्या हुई, पूरी की पूरी डिक्रीज हुई, ये डिक्रीज हुई। और जब ये डिक्रीज हो तो आपका सी परफेस यहाँ पे होगा इंक्रीज। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, तो आपका यहाँ पे सी परफेस होने वाला है इंक्रीज, है ना। आपका सी परफेस आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वो आपका इंक्रीज, सी परफेस आपका हो जाएगा इंक्रीज। और जब सी इंक्रीज हुआ तो एक्सी की वैल्यू होती है 1/2 पाई एफ सी, मतलब जब सी इंक्रीज होता है आपका एक्सी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। अभी ठीक है, बताओ, अभी तो ठीक है ना, नेट की कोई दिक्कत तो नहीं है अभी, अभी तो सही है ना। मैं एक बार मोबाइल को कैसे रख दूं यार कैसे भी रखो, ज्यादा चल रहा बात ही चलना है उसको। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सी के बारे में। अच्छा, अब चार्जिंग करंट क्या होगा, चार्जिंग करंट क्या होता है आपका, वो प्रपोर्शनल होता है किसके, सी के। तो अगर सी आपका इंक्रीज हो रहा तो चार्जिंग करंट भी आपका क्या होगा, वहां पे इंक्रीज होने वाला है। तो आपका ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एक्सी विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्या, कि अगर हम यहाँ पे क्या कर दे, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर बढ़ा दे, मतलब मैं जीएमडी इंक्रीज कर दूं। अगर मैं दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूं, दैट मींस मैं यहां पे इंक्रीज करना चाह रहा हूं यहां पे जीएमडी, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, तो मैं इंक्रीज करने वाला हूं। है ना, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर में यहां पे क्या करने वाला हूं, इंक्रीज करने वाला। मतलब अगर मैं ये इंक्रीज करूं तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा यहाँ पे जीएमडी भी इंक्रीज। और जब जीएमडी इंक्रीज होगा तो ये कॉमन सेंस की बात है यार, कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, बताओ जरा सभी लोग। अगर मैं दो कंडक्टर के बीच का स्पेस क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आर की वैल्यू कितनी, रो एल अपॉन ए, वो तो वही रहेगा ना। तो आपका यहां पे क्या होगा, नो चेंज, दिस विल बी योर नो चेंज। समझ में आई बात कि नहीं आई बात, समझ में आई, आ गई, बिल्कुल अच्छी समझ में आ गई, तो ये आपका हो जाएगा नो चेंज। ठीक है ना, आपका ये चेंज नहीं होगा। समझ में आया, ओके। जब ये चेंज नहीं होगा तो इंडक्टर की बात, इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे जीएमडी इंक्रीज किया तो एल पर फेज तो होना इंक्रीज, तो ये आपका हो जाएगा इंक्रीज। आपका एल यहां पे इंक्रीज हुआ, एल का इंक्रीज होना मतलब एक्सएल का भी इंक्रीज होना स्वाभाविक है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस कैलकुलस में देखो, अगर जीएमडी अगर आपने इंक्रीज किया तो जो पूरा डिनोमिनेटर वाला टर्म इंक्रीज होगा, जब पूरा डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो सी पर फेस क्या होगा, आपको यहाँ पे डिक्रीज होगा। क्या होगा, सी पर फेस आपका यहाँ पे होने वाला है डिक्रीज। तो सी पर फेस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। ये जब डिक्रीज हुआ तुरंत आईसी बोलेगा अच्छा कैपेसिटर डिक्रीज हो रहा है तो मैं उसके प्रपोर्शनल हूं, तो आईसी भी आपका यहां पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एक्सी क्या होता है, 1/2 पाई एक्सी, मतलब जो सी हो रहा है उसका जस्ट उल्टा करना है, अगर ये डिक्रीज हो रहा तो वो आपका होगा इंक्रीज। क्या सबको ये टेबल क्लियर है कि नहीं है, क्लियर बताओ।
क्या सभी को ये टेबल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। चलो, तो ये मैंने बताया आपका कब, डिजाइन स्टेज में। अब मैं देखता हूं कि अगर मैं यहां पे आफ्टर डिजाइन स्टेज चेंज करता हूं तो क्या होगा। आईसी ही लीकेज करंट है क्या? लीकेज करंट नहीं, वो चार्जिंग करंट है। जो रिएक्ट कैपेसिटर जब वो फ्रेम हो रहा है ना, तो रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। तो सप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ चार्जिंग करंट लगेगी, उसी को हम बोलते हैं आईसी। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, आफ्टर डिजाइन स्टेज। तो आप लोग यहां पे हेडिंग पुट कर लो, मतलब अब आपका ट्रांसमिशन लाइन बन चुका है आफ्टर डिजाइन स्टेज। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूं पहले। आप यहां पे डालना पहले पैरामीटर्स। ठीक है, फिर आप यहाँ पे सब कुछ लाइन ड्रॉ कर लेना, ये है। फिर अगेन वही वही पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से बताए मैंने पहले, सबसे पहले लिखा था मैंने आपके सामने यहाँ पे रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद लिखा था मैंने आपके लिए एल, फिर सी, सबको लिखते जाइए। आर हो गया, फिर एल हो गया। एल के बाद क्या था आपका, सी था, तो सी भी लिख लीजिए। ये आर एल सी हो गया। और इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, एक्सएल, फिर हो जाएगा एक्ससी। ये आपका एक्सएल हो गया, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्ससी। और इसके बाद हो जाएगा आपका एक्सएल हो गया, फिर एक्ससी हो गया, और क्या बचा है भाई, आईसी। आईसी बचा ना, तो आईसी लिख लेते हैं। लो भाई, तो ये मैंने आपका टेबल यहाँ पे बना दिया। ठीक है, चलो। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं। मैं किसको बढ़ाने वाला हूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं, डिजाइन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से रजिस्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ। रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होती है, वो फ्रीक्वेंसी से कहीं पे डिपेंडेंट नहीं है। दैट्स मींस कि आर की वैल्यू यहां पे क्या होगा आपका, चेंज। ठीक है, अब बात करते हैं इंडक्टर की। इंडक्टर में क्या चेंज होगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो इंडक्टर पे क्या चेंज होगा। अरे भाई, आप एल पर फेज की वैल्यू देख लो, क्या ये कहीं पे भी एल पर फेज की वैल्यू में फ्रीक्वेंसी का जिक्र हमने किया, नहीं किया। तो एल पर फेज वैल्यू भी आपका यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज होगा। क्या होगा आपका, ये भी आपका नो चेंज कंडीशन पे रहेगा। सिमिलरली सी का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, उनको कहीं पे भी यहाँ पे क्या देखने को मिला, फ्रीक्वेंसी देखने को मिला। तो हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे हमारा कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज होगा। कुछ लोग बोलेंगे सर एल और सी तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर है यार सर, ये कैसी बात कर रहे हो। तो भाई मैंने बोला ना कि भाई एल और सी चेंज नहीं हो रहा है, एक्सएल और एक्सएल चेंज होंगे ना। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ एल। हाँ या ना, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ तो एक्सएल आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हमारा ये इंक्रीज हो जाएगा। एक्सएल हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज होगा, इसके लिए हमने कुछ भी मना नहीं किया। एक्ससी, एक्ससी की वैल्यू क्या होती है, 1/2 पाई एफ सी। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमने इंक्रीज किया तो आपका एक्ससी यहाँ पे क्या होने वाला है, डिक्रीज होने। अब बात करते हैं चार्जिंग करंट आईसी की। आईसी किसके प्रोपोर्शनल होता है, आईसी इज प्रोपोर्शनल टू वीएफसी। सी तो आपका कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो क्या आईसी आपका इंक्रीज नहीं होगा क्या, आपका आईसी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। आपका आईसी यहाँ पे क्या होने वाला है, दिस विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वोल्टेज की। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो क्या होगा।
अगर हम यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज होता है ना, ऑपरेटिंग वोल्टेज, अगर हम उसको इंक्रीज करें तो हमको क्या चीजें देखने को मिलेंगी। पहली बात, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आर विल नो चेंज, नो चेंज। इंडक्टर पे कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, इंडक्टर आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, इंडक्टर आपका जीएमडी और जीएमआर पे डिपेंड कर रहा है बस। तो ये भी इंडक्टर भी कोई चेंज नहीं होगा। कैपेसिटर में कोई चेंज होगा, नो चेंज। एक्सएल में कोई चेंज होगा, एक्सएल की वैल्यू वन और 2 पाई एफ एल, मतलब एक्सएल की वैल्यू भी यहां पे क्या होगा, नो चेंज। सिमिलरली एक्ससी की वैल्यू भी आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, नो चेंज। बात करें आईसी, आईसी के पोर्शन होता है यहाँ पे वीएफसी, तो अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया तो आईसी भी आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो आपका यहाँ पे आईसी हो जाएगा इंक्रीज। समझ में आई बात। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे करंट की, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन में जो हम लोग करंट कैरी करने वाले हैं, उस करंट को हम बढ़ाएं, करंट की रेटिंग को बढ़ाएं, तो क्या होगा। करंट को अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो अगेन यार वही मैं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो रेजिस्टेंस आपका होगा नो चेंज। इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में भी आपका करंट चेंज करने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला, तो ये भी हो जाएगा आपका नो चेंज, ये भी हो जाएगा आपका नो चेंज, ये भी हो जाएगा आपका नो चेंज, दिस विल ऑल्सो नो चेंज, एंड चार्जिंग करंट विल ऑल्सो नो चेंज। समझ में आया, बताओ फटाक से। IC इज प्रोपोर्शनल टू C ऑल्सो, अगर आईसी आपका सी के प्रपोज था तो अच्छी बात, सी में तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन देखो ना सी में चेंज, तो वो भी मतलब आप ये समझो ना कि सी में अगर चेंज नहीं हुआ तो तब भी वो वी का तो प्रपोजनल है ना। नेट को क्या हो जा रहा है यार बार बार, इतना दिक्कत तो नहीं करता था इंटरनेट मेरा। इससे आप लोग की पढ़ाई देखी नहीं जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हो गया, इतना नोट कर लो। एक छोटा सा टॉपिक और है, एक छोटा सा टॉपिक और है, वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे डबल सर्किट लाइन क्या होता है ना, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। इतना पहले आप लोग कंफर्म कर दो, इतना पहले आप लोग कंफर्म कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। इतना पहले आप लोग नोट कर लो, कंफर्म कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। और आप हेडिंग पुट करना, मुझे आज ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करना है ना, कंप्लीट हो चुका है, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बचे हैं, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बचे हैं, तो वो भी पढ़ लेंगे, तो हम लोग का एक वो रहेगा कि चलो हमने पूरा पढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से टॉपिक होंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, हम लोग हेडिंग डालेंगे आप लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, हमारे पास कितने टाइप के सिस्टम होते हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, जैसे एक हमारे पास पहला जो सिस्टम होता है वो समथिंग ऐसा कुछ होता है, देखिए हमारे पास एक सिस्टम ऐसा कुछ होता है, किस टाइप का, जैसे मान लो ये आपके पास कंडक्टर है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका क्या था, A1
ये आपका A2, ये आपका था B1, ये था आपका B2, ये था आपका C1, ये था आपका C2। ठीक है, इनके बीच का जो स्पेसिंग है, इनके बीच का जो स्पेसिंग है वो आप मान लीजिए कितना है, अराउंड 30 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे मैं, कितना आपके पास जो स्पेसिंग है वो है 30 सेंटीमीटर। कितना बताया मैंने, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इनके बीच की स्पेसिंग है वो मान लो आप कितना, 7 मीटर। कितना है मान लीजिए आपका, 7 मीटर। ठीक है, तो इसको हम कौन सा कनेक्टर बोलते हैं, मतलब जब हमारे पास यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एस, मतलब स्पेसिंग हो गई, ये आपका हो गया डिस्टेंस। तो जब आपका डिस्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन एस, ये फिर मतलब बोलते हैं कि एस इज मच मच लेस देन डी, इसको हम बोलते हैं आपका बंडल कंडक्टर। ये तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। ये आपके फेस ए के दो कंडक्टर, फेस बी के दो कंडक्टर, फेस सी के दो कंडक्टर है, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, बंडल कंडक्टर सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, बंडल कंडक्टर सिस्टम। और इसका अगर कभी आपको क्या निकालना हो, एल परफेस निकालना हो, तो कैसे निकाल सकते हो, बड़े आसानी से निकाल सकते थे आप। उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। एल परफेस निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, क्या था, 2 × 10⁻⁷ एल एन जी एम डी अपॉन जी एम आर। ये तो आई थिंक सबको पता था। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, पहला टाइप का सिस्टम, बंडल कंडक्टर सिस्टम, जो कि आपको पहले से पता। एक और होता है, एक और होता है, वो ऐसा कुछ होता है। देखना डायग्राम आप लोग, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, फिर एक आपके पास ये है, एक ये है, और एक ये। टेढ़ा हो जाता है, कोई दिक्कत रहती है बस, एक ये। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देखें अगर हम, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो अप्रॉक्सीमेट कितनी है, इनका मैं नाम देता हूँ, देखना। ये भी आपका अभी भी A1 है, ये अभी भी आपका A2 है, ये अभी भी आपका B1 है, ये अभी भी आपका B2 है, ये अभी भी आपका C1 है, यहाँ पे अभी भी आपका C2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, वो आपकी ऐसी है। मतलब इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो कितना आपके पास, मान लो अप्रॉक्सीमेट वो आपका है कितना, 4 मीटर। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड आपका 7 मीटर। एग्जाम्पल, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका स्पेसिंग बोलते हैं, दो फेस के बीच का, मतलब एक ही कंडक्टर के जो दो कंडक्टर लगा रहे हैं, एक ही फेस के दोनों कंडक्टर है, ये ए फेस है, ये ए फेस है, मतलब ए फेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, इसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, एस, और ये आपका है डिस्टेंस। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका जो एस है ना कहीं डी के कंपेरेबल है, एस इज कंपेरेबल टू डी। हाँ या ना, यहाँ पे एस क्या है आपका, एस इज कंपेरेबल ऑफ डिस्टेंस। एस इज कंपेरेबल मतलब अप्रोक्सीमेट बराबर ही है, ऐसा नहीं कि आप किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो एस को इतने ज्यादा है कंपेरिजन में, इसको जीरो मान सकते हैं, लेकिन आप इसको जीरो नहीं मान सकते। यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, इवन इसके साथ कंपेरेबल है, 7 मीटर है तो ये 4 मीटर है। अच्छा, एक चीज मैं आपको टावर बना के दिखाऊं कैसे बनता है टावर में, देखना प्रॉपरली। जैसे मान लो ये आपका टावर था, ठीक है ना, देखना बना के दिखाता हूँ मैं। इसको टावर में कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो ये आपके पास टावर था, है ना, तो ये कैसे लगाया देखना, ऐसा कुछ। ये फेज ए है, ये आपका फेज बी है, ये आपका फेज सी। ये हमने टावर में ऐसा लगाया, समझ में आई बात।
ठीक है, ये आपका क्या था, ये वाला था आपका A1, ये था आपका A2, ये था आपका B1, ये था आपका B2, ये था आपका C1, ये था आपका C2। ठीक है, जो ये वाले होते हैं, है ना, जो ये वाले जो आपके कंडक्टर होते हैं वो कैसे ट्रांसमिशन लाइन में लगाए जाएंगे वो समझो। वो आपके लगाए जाते हैं ऐसे कुछ, जैसे मान लो ये आपका टावर है, मान लिया मैंने आपका टावर, और ये आपके लगाए जाते हैं ऐसे। ये हो गया आपका फेस ए, ठीक है, ये हो गया आपका फेस बी। कैसे बनाऊं मैं, उतना परफेक्ट डायग्राम नहीं बन रहा है, बट जैसा ही बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है, इससे अच्छा मैं नहीं बना सकता हूँ ना। इतना तो आप लोग भी समझदार हो, जितना कर दिया बहुत कर दिया। ये आपको हो जाएगा फेस सी। मतलब ये आपका क्या था, A1 था, ये आपका था A2। मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पे, A1 और A2 जो इतने पास में, तो यहाँ पे स्पेसिंग कितनी कम थी, अब स्पेसिंग कितनी बढ़ा दी गई, समझ में आ रहा है, देख रहा है आपको यहाँ पे A1 और A2 बीच की डिस्टेंस हमने बढ़ा दी। ये आपको हो गया यहाँ पे क्या B1, ये हो गया हमारे पास B2, ये हमारा हो गया C1, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे C2। इसको हम बोलते हैं आपका डबल सर्किट लाइन। इसको हम बोलते हैं आपका क्या, डबल, जैसे आपका ना बंडल कंडक्टर सिस्टम था ये, इसको हम वो जो सेकंड सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्किट लाइन। डबल सर्किट, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्किट लाइन, या फिर डबल सर्किट सिस्टम बोल सकते हो आप इसको। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्किट सिस्टम बोलते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई, बताओ, समझ में आई बात की नहीं आई, इतना क्लियर करो। एक और होता है, एक और होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब उसको समझाऊं कैसे, मैं कोशिश करूंगा समझाने का। थर्ड वाला थोड़ा दिक्कत लगेगा समझाने के लिए, मतलब कोशिश करता हूँ बनाने की, पहले इतना नोट कर लो आप लोग, डायग्राम के थ्रू पॉसिबल होगा आसानी से। मतलब हमको GMR को बहुत बढ़ाना है, मतलब जो थर्ड सिस्टम है, थर्ड सिस्टम में मुझे जो GMR मतलब जो स्पेसिंग है ना, पहले सोचो कि A1 A2 पास पास में थे, फिर थोड़ा दूर हो गए, अब मुझे इनको बहुत दूर करना है, बहुत दूर करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा वो समझना, पहले आप इतना नोट कर लो और कंफर्म करो, फिर है ना, नोट करने के बाद बता दिया करो कि हाँ सब नोट कर लिए हैं। अंकित सर 10 बार ना पूछे, नोट कर लिए, नोट कर लिए, नोट, तो सो रहे हैं आप सब लोग, बोल दिया करो हाँ सर नोट कर लिए हैं। हो गया, चलो। एक थर्ड हमारे पास सिस्टम होता है, मतलब हमको कुल मिला के इस स्पेसिंग को बढ़ाना है। उस स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए हमने एक नया सिस्टम का निजाम, मतलब क्या बोलेंगे, निकाला है। वो कैसा निकाल देखना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखना, पहले डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 कंडक्टर थे, हाँ या ना, तो मैं यहाँ पे 3 दिखाता हूँ बना के। जैसे मान लो ये आपके पास क्या था, A1, ये है आपके पास A2, ये है आपके पास B1, ये आपके पास है B2, ठीक है, ये आपके पास है C1, और ये आपके पास है यहाँ पे C2। नाम लिख लो आप लोग यहाँ पे, क्या क्या बताया मैंने, A1, A2, B1, B2, C1, C2। ठीक है, ये हो गया। अब इनकी बीच की स्पेसिंग मेन सरप्राइजिंग है। इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो है आपका स्पेसिंग, एक ही फेस के दो दो कंडक्टर है, उनके बीच की जो स्पेसिंग है एस, वो है अराउंड 2000 मीटर। कितना, 2 किलोमीटर।
आई थिंक आप लोग समझ गए कि हमको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। और इनके बीच की जो स्पेसिंग है, मतलब जो डिस्टेंस है कंडक्टर के बीच का, है ना, डिस्टेंस वो कितना आपका अराउंड, वो है आपका कितना, 7 मीटर। तो ये भी आपका डबल सर्किट कहलाता है। लेकिन इसको आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे पहले वो समझो। इसके लिए आप एक टावर नहीं लगाते, आप इसके लिए 2 टावर लगाते हो। क्या करते हो आप यहाँ पे, 2 टावर लगाओ। कैसे मैं बता देता हूँ। जैसे आपका टावर नंबर 1 ये हो गया, ये आपका मान लो सरफेस है, टावर 1 हो गया, ये आपका टावर 2 हो गया। ठीक है, टावर 1 हो गया, टावर 2 हो गया। टावर वन में कितने कंडक्टर है, A1 B1 C1। तो मान लो ये आपने बना दिया यहाँ पे, क्या ये A1, हाँ ये कुछ भी हो रहा है मेरे से, ये आपका बन गया A1। कौन से पेन से बनाऊँ, रेड पेन से बना देता हूँ। ये आपका A1 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे B1, ये B1 हो गया। और ये आपका हो गया यहाँ पे C1। ये आपका हो गया यहाँ पे क्या, A1 B1 एंड C1। ये आ गया मेरे पास यहाँ पे टावर 1। दिस इज माई टावर 1। और ये मेरे पास टावर 2। ठीक है, तो ये टावर 2 कैसे बनाने वाले हो आप यहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका एक कंडक्टर, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा कंडक्टर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका तीसरा कंडक्टर। ये ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। मतलब ये क्या बन गया आपके पास यहाँ पे, दिस इज योर A2, दिस इज योर B2, दिस इज योर C2। इसके बीच का जो डिस्टेंस है अराउंड, वो दोनों टावर कितने आपके, एक ही थे। मतलब ये आपका डिस्टेंस अराउंड 2000 किलोमीटर, 2000 मीटर है, 2 किलोमीटर के आसपास टावर डिस्टेंस है। इसको हम बोलते हैं आपका क्या, डबल सर्किट लाइन ऑन 2 टावर। ये भी आपका क्या, डबल सर्किट लाइन है इन 2 टावर्स। ऑन 2 टावर्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, जो ट्रांसमिशन लाइन में ऑलमोस्ट हर एक जगह पे फैला हुआ है, हाँ या ना। हाँ, जब ये हर एक जगह पे फैला हुआ है, तो देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप जबलपुर से भोपाल जा रहे हैं, ठीक है, कुछ सामान लेके, एक कोई बुक है, वो आप जबलपुर से भोपाल लेके जा रहे हैं। उसी टाइम पे जबलपुर में आपका कोई फ्रेंड आके बोले कि भाई मेरी भी एक बुक ले जाओ, तो क्या आपको कुछ एडिशनल कॉस्ट आएगी क्या, उसकी नहीं आएगी। क्या आपकी कुछ एडिशनल कॉस्ट आएगी, नहीं आएगी। मैं ऐसा क्यों बताना चाह रहा हूं, ये टावर क्यों बने हैं, ये टावर बनाए गए हैं पावर कंडक्टर को कैरी करने के लिए। अब इसमें एक छोटा सा कंडक्टर आके बोलेगा, कौन सा कंडक्टर आके बोलेगा, कम्युनिकेशन लाइन, जो टेलीफोन वायर, जो टेलीफोन वायर है, वही बोल रहा है कि भाई मुझे भी जाना था यार भोपाल से जबलपुर, क्या जगह है तुम्हारे पास कुछ। तो हम बोलेंगे हाँ जगह तो है टावर में, तुम भी टक जाओ कहीं पे कोने में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी टावर पे ट्रांसमिशन, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें हम कम्युनिकेशन लाइन, जो कम्युनिकेशन केबल है, वो भी आपका क्या लगाते हैं, माउंट कर देते हैं, लगा देते हैं। मतलब कि जो टेलीफोन वायर है, या फिर आपका जो इंटरनेट केबल है, जो भी है, या हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका माउंट करते हैं। हालांकि आज की डेट में ये ज्यादा सिस्टम यूज नहीं होता, क्या आपका सब कुछ सैटेलाइट सिस्टम हो गया। पहले के जमाने में इनमें हम लोग क्या करते थे, आपका कम्युनिकेशन केबल भी लगाते थे। आज की डेट में भी आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन केबल होता है।
ठीक है। तो जब हम कम्युनिकेशन केबल लगाएंगे तो क्या हमारे पास उस कम्युनिकेशन केबल पे इनके इंडक्टर और कैपेसिटर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है वो उसको अफेक्ट करेगा। उसके अफेक्ट से बचाने के लिए आप क्या करोगे? उसके इफेक्ट से मतलब कि इंटरफेरेंस जो होगा कम्युनिकेशन केबल पे, कम्युनिकेशन लाइन पे, जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का जो इफेक्ट होगा, उसको जो इंटरफेरेंस होगा उसको हम कैसे हटाएंगे? वो हम हटा सकते हैं कैसे? कंडक्टर को ट्रांसपोज करके। कैसे? कंडक्टर को ट्रांसपोज करके। कैसे ट्रांसपोज करेंगे? हम बोलते हैं उसको हेक्सागोनल ट्रांसपोज। कैसे करते हैं? हेक्सागोनल ट्रांसपोज। मतलब कैसे देखना बताता हूं। जैसे मान लो, समझना सभी लोग, यहां पे देखना, ये आपका ऊपर ए है, बीच में बी है, फिर सी है। मान लो यहां से आया क्या? ए, यहां से आ रहा है B1, यहां से आ रहा है आपका C1। समझना, ये आपका है A1, ये आपका B1, ये आपका C1। हम इनको हेक्सागोनली कनेक्ट कर देंगे। मतलब जब हम इसको सेकेंड लाइन में जाएंगे तो वो ऐसा कुछ हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा क्या? जो C1 था तो यहां पे हो जाएगा आपका C2। A1 यहां पे था तो A2 कहां पे आ जाएगा? यहां पे। जो B1 यहां तो यहां पे आ जाएगा B2। इससे आपका जो कम्युनिकेशन लाइन है उस पे जो इंटरफेरेंस होगा वो मिनिमम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहने मतलब क्या? यहाँ पे A1 है, यहाँ पे B1 है, यहाँ पे C1 है। तो अब यहाँ पे A1 है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपके पास? क्या हो जाएगा? यहाँ पे C2। जैसे यहाँ पे आपका क्या था? B1, तो यहाँ पे हो जाएगा B2। ये देखो बीच में B2 आ गया। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? यहाँ पे A2। ठीक है ना? वो सेम चीज आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। A1 B1 C1, तो यहाँ पे C2 B2 जो भी आपका करना है, उससे आपका ट्रांसमिशन लाइन में जो आपका इंटरफेरेंस के मतलब जो केबल होगी, कम्युनिकेशन केबल होगी, इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो अगर आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन केबल होगी उस पे जो इंटरफेरेंस होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। सभी को क्लियर है? यहां तक बताइए जरा फटाक से। ठीक है, चलो 2 लाइन लिखना आप लोग यहाँ पे। यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, टू अवॉइड रेडियो इंटरफेरेंस। रेडियो इंटरफेरेंस मतलब कि जो कम्युनिकेशन केबल है उस पे रेडियो इंटरफेरेंस ऑन कम्युनिकेशन लाइंस, ऑन कम्युनिकेशन लाइंस power conductors will be transposed, power conductors will be transposed। दोनों तरीके से, एक मैंने आपको पहले बताया था 3 पार्ट में डिवाइड करके करना, वैसे भी करना है। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया आपके पास। B1 B2 चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल B1 B2 आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? समझ में आई बात? यहाँ तक सभी लोग कंफर्म कर दो। ये आपका टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 हमारा क्या है? स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। मतलब हम लोग उसमें वोल्टेज रेगुलेशन और इफिशियंसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब एबीसीडी पैरामीटर हमारा मेन एम होगा यहाँ पे समझना, है ना? तो कल की क्लास में एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, क्या? आपका एबीसीडी पैरामीटर, है ना? चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, अभी आप सभी लोग क्या करना, अभी आप सभी लोग यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा अमरज्योति प्राइम, और उसमें पे एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है ना, एक मैंने वहां पे शॉर्ट्स वीडियो डाला है 1 मिनट का। वो देख के बताना कि क्या उससे आपको कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है।
ठीक है ना। आप वहीं पे कमेंट में बता दीजिए, मैं देख लूंगा। आप सभी लोग उसमें जाइएगा, वीडियो देखिए 1 मिनट का, और आप बताइए कि क्या हम ऐसे और भी वीडियो प्लान करें या ना करें। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट। अभी करिएगा ना, अभी आप सभी लोग जाइए और मुझे बताइए।